हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हमारे साथ हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के। ठीक है, अरिंदम पॉल। इनका रैंक 718 है, ईसी ब्रांच गेट 21 में। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अरिंदम, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने बहुत ही अच्छा रैंक अचीव किया है, एक डिसेंट रैंक थैंक यू है। सर। हाँ, और एक कॉलेज के साथ इस चीज़ को मैनेज करना, और वो भी इस टाइप के पेपर में, जिस थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल पेपर था, उसमें आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। सो मैं चाहूँगा कि आप अपने जर्नी को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से आप कहाँ से गेट की जर्नी स्टार्ट किए, और क्या क्या प्रॉब्लम आप एक्चुअली फेस किए, और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर पहले तो मैं सर आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे भी बुलाया। सर मैं बेसिकली सर मैं वेस्ट बंगाल से रिसाइड करता हूँ, अलीपुरद्वार जगह से। सर मैं अपना बीटेक आईआईटी शिवपुर से कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में। सर मैंने थर्ड ईयर में ही सोच लिया था कि गेट तो देना ही है, क्योंकि प्लेसमेंट्स में कोडिंग का एक दिक्कत हो जाता है जिसमें मैं थोड़ा लैक करता हूँ। तो मैं सोचा था नहीं, गेट तो देना ही है, और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट भी था, तो तभी मैंने थर्ड ईयर में एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी। पर कॉलेज के साथ पैरेलल जाते जाते दिक्कत होता था, मतलब हर रोज नहीं जा पाता था। तो फिर लॉकडाउन पड़ गया, तो सारे नोट्स उधर ही रह गए सर। फिर रिवीजन का भी दिक्कत होने लगा था। तो तब सर मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन पिछले साल के मार्च महीने से अच्छे से शुरू की। तब मैंने सोचा कि नहीं, अब एक अच्छा सा अटेम्प्ट दूंगा। सो यस सर। हाँ, तो आपने जब प्रिपेयर किया तो अ, जैसे आपने मार्च से स्टार्ट किया, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें आपने इसमें मिस्टेक्स की। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोग कनेक्टेड थे, है ना, और यस मैं सर। मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते थे, इससे बेटर कर सकते थे ऑब्वियसली। और सभी में उतना पोटेंशियल होता ही है कि जितना भी वो अचीव करता है उससे ज़रूर वो बेटर डिजर्व करता ही है ना, क्योंकि हर किसी की एक्सपेक्टेशन से अच्छी रैंक तो नहीं आती, एक्सपेक्टेशन से कम ही रैंक आती है। ठीक है, कोई यस सर। सेकंड रैंक वाला भी सोचता होगा कि मैं फर्स्ट आ सकता था करके। ठीक यस है, सर। तो मुझे लगता है कि आपने जो मिस्टेक्स की थी उस पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए फ्यूचर में। ये सर सर मेरा एक मिस्टेक था कि सर जैसे मैंने सपोज कम्युनिकेशन पढ़ लिया। हाँ सर, जैसे मैंने आपसे कम्युनिकेशन पढ़ा, तो सर फिर मैंने नोट्स बना लिए। सर सपोज 10 से 15 दिन लग गए मुझे कम्युनिकेशन के नोट्स बनाने में। तो सर इसके बाद मैं क्वेश्चंस लगा के डायरेक्ट एक दिन रिवीजन करके डायरेक्ट मैं चला जाता, जैसे कंट्रोल पे। कंट्रोल का 15 दिन। सर फिर मैं कम्युनिकेशन मेरा फिर से रिवीजन करते करते सर मेरा एक स्पैन हो जाता था 1 से लेके 1.5 मंथ का। ओके। इसके मतलब मैं ऑलमोस्ट सब कुछ लिटिल बिट भूल जाता है, क्योंकि उतना मतलब रहता नहीं है मेमोरी में कि ये फॉर्मूला है, या फिर कंसेप्ट रह जाते थे। पर जब न्यूमेरिकल बनना जाता था तब थोड़ा धीरे हो जाता था। तो वही करते करते समझते समझते लेट हो गया, जिससे कि मतलब मैं रेगुलर टू से हर वीकेंड को रिवीजन हर सब्जेक्ट का। तो तब थोड़ा फ्लो बनने लगा कि नहीं, सारे जितने भी 10 सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कमांड में आने लगे धीरे धीरे। और सर इसके अलावा जो मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी कि सर जैसे टेस्ट सीरीज देता था मैं। हाँ, टेस्ट सीरीज में रेगुलर देता था, मतलब मैंने तब जून से ही शुरू कर दिया टेस्ट सीरीज देना। पर सर मैंने एक गलती ये करी कि सर मैं टेस्ट सीरीज में अपना जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है ना, तो मैं वो यूज करता था। ओके। हाँ, क्योंकि उसे जल्दी जल्दी बन देते, मतलब जो जैसे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, मतलब ऑनलाइन, मैं वो यूज नहीं करता था। हाँ। तो और मैंने सोचा था कि एग्जाम के 1 महीने पहले वो मोबाइल में यूज कर लेंगे, देख लेंगे कैसे। सर पर जिस दिन एग्जाम देने गया, मतलब वो मुझसे हो ही नहीं रहा था, रूट नहीं निकल रहा था, प्लस माइनस में दिक्कत हो रहा था। तो वहीं पर मतलब मेरा थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस लूज गया, तब मैं फिर अपना मैनुअली करना शुरू किया कि जल्दी ओके। जल्दी हो जाए। तो वहीं पर मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी सर, कि मैंने प्रैक्टिस में साइंटिफिक ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज नहीं करा था। हाँ, अब क्या होता है ना कि एक्चुअली हर टेस्ट सीरीज़ जो भी हम लोग देते हैं ऑनलाइन, हर टेस्ट सीरीज़ उतने अच्छा डिज़ाइन भी नहीं होता है कई बार, क्योंकि उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप उसको वर्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व करने जाओगे तो आपके उतने अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, जो कई बार हमको डिमोटिवेट भी करता है। लेकिन हर स्टूडेंट को ये समझने की ज़रूरत यस है सर। कि ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वाले, उससे हमको सिर्फ सीखना है। कभी उसको बहुत ज़्यादा ये वो नहीं लेना है कि अगर मैं इसको अच्छा नहीं किया तो, या इसमें मेरा रैंक अच्छा नहीं आया तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, और मतलब मेरे रैंक कम आ रहे हैं यानी कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो इसको इस सेंस में नहीं लेना चाहिए। इसको हमेशा एज अ प्रैक्टिस ही हमको कंसिडर करना चाहिए, और वर्चुअल कैलकुलेटर का ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए स्टार्टिंग से ही।
और बस आप ये ध्यान में रखो जो भी आप टेस्ट सीरीज देते हो कि उसमें करेक्टनेस ज़्यादा हो, यानी कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। अगर आप 15 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस भी बना रहे हो यूजिंग द वर्चुअल कैलकुलेटर, और अगर वो आपके सही हो रहे हैं और आप 5 क्वेश्चन में भी अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दैट वर्चुअल कैलकुलेटर, वो ग्रेजुअली स्पीड आ जाएगा। है ना? तो यस वो चीज़ ज़रूर मेरे को लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। और ये एक अच्छी बात बताया अरिंदम ने कि टेस्ट सीरीज़ जब भी आप लगाओ तो वर्चुअल कैलकुलेटर पे ही फोकस करते हुए आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। सो अरिंदम, आप रिवीजन के लिए जैसे आप बता रहे हो कि रिवीजन में आपका टाइम जो है वो काफ़ी वेस्ट होता था क्योंकि आप फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं करते थे। तो रिवीजन के लिए भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होना चाहिए। जैसे कि कल मेरा एक सेशन हुआ था तो उसमें रिवीजन की बात हम लोग किए थे कि एक पर्टिकुलर साइकिल होना चाहिए रिवीजन करने का, है ना? यस सर। हाँ। सो हर वीकेंड को रिवीजन कर सकते हैं। हर वीकेंड रिवीजन किया जा सकता हर है। हर ठीक है। सो अभी जैसे आप बोले कि लॉकडाउन के कारण ऑफलाइन, लॉकडाउन से पहले भी इनफैक्ट जब तुम कॉलेज में थे तो तुम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए थे तो प्रॉपरली क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते थे। तो ऑफलाइन और यस ऑनलाइन में क्या बेटर होता है एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए? आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस? सर, ऐसे तो मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन में मुझे ऐसा कोई अंतर दिखा नहीं, पर ऑनलाइन में क्या होता है, मतलब ऑनलाइन इसलिए मुझे बेटर लगता है कि सर अब ऑफलाइन में आप एग्जैक्टली आप 8 घंटे रेगुलर बैठे रहना, आप 1 घंटे का ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड कहीं और चला गया, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली 8 घंटे एक जगह पर फोकस करना थोड़ा दिक्कत होता था। पर ऑनलाइन में ऐसा होता है कि सपोज एक लेक्चर 2 घंटे का होता है तो 2 घंटा करके 15 मिनट का ब्रेक लेके अगला 2 घंटा कर सकते हैं, माइंड रिफ्रेश हाँ करके कर सकते हाँ हैं। हाँ। तो ये एक मुझे अच्छी बात लगती है। पर सर ऑनलाइन में और एक भी है कि डाउट क्लियरिंग का मतलब, अगर जब आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हो तो तब मतलब एक एक पॉजिटिव वाइब टाइप आता है कि नहीं, तो और अच्छे से एक्सप्लेन भी हो पाता ये है रिकॉर्डेड डाउट वीडियो क्लियर का होता ड्रॉबैक है एक्चुअली। रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ है। यस दिक्कत है। लाइव क्लासेस में सर, यस आप ये सर। डाउट क्लियरेंस अच्छा कर सकते हो तो फिर वो जो एक इशू है हाँ वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब एक तो टाइम बाउंडेशन भी नहीं रहेगा, आप आराम से 1 से 2 घंटे अपना यस पढ़ सर। सकते हो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस कभी भी 7 से 8 घंटे की होती नहीं है। लाइव क्लासेस है ना, यस वो छोटी छोटी यस क्लासेस सर। होती है तो आपको डेफिनेटली ब्रेक मिलता रहेगा। तो आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा रहेगा और साथ में आप लाइव इंटरेक्ट करोगे तो डेफिनेटली ऑनलाइन क्लास जो होगा, लाइव क्लास, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसीलिए किसी को रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए अपने पैसे मतलब नहीं खर्च करने चाहिए कायदे से, अगर सोचा जाए तो, यस सर। है ना? तो यस सर। हाँ, और आपका रिवीजन तो आपने बता दिया, टेस्ट सीरीज बता दिया। अब एक जनरल बात, अगर आपको एक मैसेज देना चाहो स्टूडेंट को कि, और आपको ये अपनी कमी तो आपने बता दी कि 718 रैंक आप एक्चुअली ज़्यादा लगता था आपको, आपको खुद को भी एक्सपेक्टेशन था, है ना? तो अब आप एक जनरल मैसेज एक स्टूडेंट एस्पिरेंट्स को, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको देना चाहोगे, जो आपके जूनियर्स हैं, कि व्हाट शुड बी द राइट टाइम टू स्टार्ट? कब से स्टार्ट करना चाहिए? सर राइट टाइम तो सर अभी 12:41 हो रहा है, 12:42 ही राइट टाइम है, मतलब हम अभी और 1 साल बाकी तो हम कर ही सकते हैं शुरू। और सर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि रेगुलर रिवीजन रेगुलरली करना चाहिए और टेस्ट सीरीज को सीरियसली देना चाहिए, मतलब कि और एनालाइज करना चाहिए। मतलब अब हर एक टेस्ट सीरीज का मतलब थोड़ा कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं सर, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बनने ही है जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, पर कुछ कुछ के ऐसे भी होते हैं कि मतलब आप तीसरी बार भी करने जाओगे तो आप भूल जाओगे, यार यार ये क्या था, मतलब ये यहाँ पर ही कंसेप्ट मिस हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है, हाँ जैसे ईडीसी में भी कुछ लेंथी क्वेश्चंस रहते हैं, हाँ तो सर बिल्कुल। उनको रेगुलरली रिवाइज करने चाहिए। जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने टेस्ट सीरीज में, हाँ। उनको एक सेपरेट नोटबुक में, या फिर आप एग्जाम देने के बाद 1 घंटा उनको एनालाइज कीजिए कि कहाँ आपसे गलती होगी। तो सर ये एक बेटर तरीका हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं वो मतलब बनने शुरू हो जाए। और प्रीवियस ईयर तो करना ही है सर। हाँ, तो जितने भी रैंक अचीवर्स जिनका भी अभी तक सेशन लिए हैं तो सबके में एक कॉमन पॉइंट जो निकल के आ रहा है, ये सारे स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि टेस्ट सीरीज़ के जो मिस्टेक्स हैं उनकी एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। ये एक ज़रूरी बात है, मतलब ये यस सर। कंपलसरी है बोलना चाहिए। जैसे आपके लिए नोट्स कंपलसरी है, वैसे ही एक सेकेंड कंपलसरी जो पॉइंट है वो ये है कि टेस्ट सीरीज़ की एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कैसे यूटिलाइज यस करते सर। हो? सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सर जैसे जब मैंने कोई लेक्चर पढ़ लिया, मतलब कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो सर उसके अगले दिन ही मैं प्रीवियस ईयर शुरू कर देता कि मुझसे बन रहे हैं कि नहीं। और प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट बनने लगते तो एक आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है कि हाँ आप गेट लेवल की तैयारी कर चुके हैं, मतलब आपने जितना दिन भी सब्जेक्ट पढ़ा, तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह हेल्प करता है कि हाँ प्रीवियस क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो
कोर सब्जेक्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जैसे सभी को मैं थंबनेल में लिख के रखा हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर ईएमटी एंड कम्युनिकेशन, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये मैसेज हम स्टूडेंट्स को दे सकें कि ये ईएमटी और कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स को आप कैसे प्रिपेयर किए। सर ईएमटी और मैं सर यही बोलूंगा कि सर आपके जो नोट्स हैं वो सर वेल सफिशिएंट है, और आपके नोट से इस बार क्वेश्चन आए थे। मैं जैसे आपको एक बता दूं सर, इससे एक वीटीएच वाला क्वेश्चन आया था, मतलब वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकालना हाँ था, हाँ और आप सर आपका बस फॉर्मूला वो रेड मार्क किया हुआ था, बस वो याद करके जाना था, हाँ। वो उधर पुट करना था, और आपका आंसर 0.04 आना था ओके उसमें ओके। कोई। तो सर आपके जो भी नोट सर जो नोट्स है वो एग्जैक्ट 2-3 बार पढ़ लीजिए, इसके बाद वर्कबुक के क्वेश्चंस या फिर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, और अगर टाइम बाकी रहे तो सर जैसे साडिको की एक बुक है उसके सॉल्व एग्जांपल मैंने किए थे, और सर वो सॉल्व एग्जांपल से ही मतलब ऑलमोस्ट घूम फिर के आते हैं, पर तो सर वही सॉल्व एग्जांपल मैंने किया था साडिको का। और सर कम्युनिकेशन के लिए सर मैंने आपके लेक्चर्स फॉलो किए थे और आपके नोट्स को रिवाइज करते गया था, और बस सर वही फिर टेस्ट सीरीज दिया था। ओके। और सर इस साल तो कम्युनिकेशन इतना ज्यादा आया था हाँ कि सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन का वेटेज था, हाँ और सर कम्युनिकेशन में इस साल तो सारे क्वेश्चन सही आए थे, मतलब सारे क्वेश्चन बन भी गए थे, हाँ। एक क्वेश्चन नहीं बना था और उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला गया था, वो हैमिंग कोड, हैमिंग कोड, कुछ हैमिंग कोड वाला। हैमिंग कोड, हैमिंग कोड, तो उसी में मतलब वो मेरे को नहीं लगता कि लग रहा कोई था भी कि बना के आया है। लग रहा था हो जाएगा मतलब, पर वो मैट्रिक्स बना ही नहीं, जनरेटर मैट्रिक्स, हाँ तो हाँ। फिर लास्ट में छोड़ देना पड़ा। तो उसमें थोड़ा सा इस बार डिफरेंट कॉन्सेप्ट था एक्चुअली, वो थोड़ा सा उसमें वो हेमिंग कोड जो डिजिटल में हम लोग पढ़ते थे वैसा वो टू का वेटेज वाला, जो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 4 ऐसा वाले सेक्शन को फाइंड आउट करके, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना वो आरपी जैन की जो डिजिटल की बुक आती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, और उस पार्ट से इधर कम्युनिकेशन को थोड़ा सा रिलेट करके उसने फ्रेम किया था। तो एक्चुअली स्टार्टिंग में सभी को लगा कि वो क्वेश्चन जो है वो यही है कि लीनियर कोड है, मतलब दो कोड का जो एक्सॉर आएगा वो तीसरा कोड आएगा, तो मैक्सिमम लोग उसी में ही लगे रहे। फिर किसी को समझ में आया कि नहीं, हमको पैरिटी चेक मैट्रिक्स की ज़रूरत है क्योंकि सी इंटू एच ट्रांसपोज ज़ीरो लाना है, तो हाँ इसीलिए एच ट्रांसपोज हाँ को सर्च करने के लिए लगे रहे। तो इस वजह से बहुत हाँ सारे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ, बट थोड़ा सा कंसेप्ट ही उसमें डिफरेंट था, जो क्योंकि कहीं भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट नहीं बताए गए थे, तो स्टूडेंट्स के लिए नया था, सीखने वाली बात थी। हर बार यस पेपर में वही आए जो हम पढ़ के गए हैं वो वैसा भी नहीं होता, तभी तो हाँ फ्यूचर एस्पिरेंट जो है वो कुछ नई चीज़ें सीखते यस हैं, कुछ नया चीज़ जब आता है, जैसे कि क्रिटिकल प्रोपोगेशन एंगल आया, तो उसके लिए भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि ये इस टाइप के यस क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे, बट आप सीखते हो इससे कि यस सर। ये भी एक टर्म होता है जो सर हम। सर मैं ये बोल रहा हूँ, क्रिटिकल प्रोपोगेशन एंगल वाला जो था सर, सर आपने जो डिराइव कराया था, हाँ मतलब जो ऑप्टिक्स वाले हाँ चैप्टर में, बिल्कुल। सर वो डेरिवेशन का ही सर सेकंड की थर्ड स्टेप से वो आंसर, आंसर था मतलब आपने तो लास्ट वाला न्यूमेरिकल अपर्चर का न्यूमेरिकल जो अप्रोच। फॉर्मूला लिखवा दिया था √n1 हाँ स्क्वायर, हाँ सर वो डिराइव करने के लिए जो मुझे चाहिए उसका थर्ड या फोर्थ स्टेप ही यही आंसर है हाँ सर, पर अब उतना ध्यान नहीं है कि उस टर्म को ये बोलते बोल हैं तो सकते, क्योंकि किसलिए वो करते वो हैं, बोल दिया मतलब था कि कोर एक्सिस से एंगल बनाना है। अब कोर एक्सिस से हाँ एंगल बनाना हाँ है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन दिखते हैं, एक एक्सेप्टेंस एंगल दिखता है और एक क्रिटिकल प्रोपोगेशन एंगल दिखता है। तो अब क्योंकि वो यस डेफिनेशन सर हाँ कभी क्लियर नहीं कराते कोई, इनफैक्ट मतलब मैंने भी उसको यस उस सर टर्म को यूज़ नहीं किया था, तो इस वजह से यस सर स्टूडेंट्स उसको पिक नहीं कर पाए। और मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए जिससे हमको कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं बोलता यस भी सर हूँ हमेशा कि एक बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर तुमने सुना होगा ईडीसी में, है ना, क्योंकि तुम तो ईडीसी यस पढ़े सर बहुत अच्छे यस सर से। यस तो ये जो सर यस बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर है ये 2007 में फर्स्ट टाइम आया था, 2007 या 8 में, ठीक है। यस तो सर उस समय हमको भी नहीं पता था बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर क्या होता है। तो ऐसा नहीं हुआ ना कि हम बोल यस दिए सर कि ये क्वेश्चन ही अच्छा नहीं है, आईआईटी गलत है, ऐसा ऐसा एक्चुअली नहीं होता। इससे ये समझ में आता है कि ये एक चीज़ है जो हम अभी तक उसी के आसपास पढ़ रहे हैं लेकिन वो टर्म को नहीं पढ़ रहे। अब हर यस चीज़ सर पढ़ा हमने ऑप्टिकल फाइबर में रिलेटेड, अब उसी के बीच टर्म को क्या बोलते हैं एग्जैक्टली बस यही नहीं पता था, बाकी निकालना तो आ ही जाता, बस वो पता ये रहना था कि वही क्रिटिकल प्रोपोगेशन हाँ एंगल हाँ होता हाँ यस सर, है। हाँ वो हाँ यस सर तो हाँ वो वैसी चीज़ है। तो हाँ स्टूडेंट्स को हमेशा ऐसा प्रिपेयर रहना चाहिए कि हर चीज़ जो आईआईटी में गेट में पूछी जाती है वो हर चीज़ आपको जो पढ़ के गए हो उसी में से आए ज़रूरी नहीं होता, कुछ नई चीज़ें हमको सीखने को मिलती है एवरी ईयर, और हमेशा हमको सीखने पे फोकस करना चाहिए। यह आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा कि कुछ नई चीज़ें सीखोगे। जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो टेक्नोलॉजी को पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं होगा कि आप जो पढ़ के गए हो वही आपको वहाँ पे काम करना है, आपको वहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, तो न्यू टेक्नोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही था ये।
यस सर। बिल्कुल। तो बिल्कुल अरिंदम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फ्रॉम होल स्टूडेंट थैंक यू कम्युनिटी सर। हम लोग आपको अगेन एक कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और फ्यूचर में आपको बहुत सक्सेस मिले। और आपकी जो मेहनत है वो ये एक स्टेप है, हमेशा याद रखना कि ये एक स्टेप है और इससे आपको यस बहुत सर। आगे जाना है ना। तो इस यस सर। ये दिस इज़ नॉट द फाइनल सक्सेस, है ना, इसके बाद अभी हमको और आगे यस जाना सर। है, ठीक है। सो यस सर। thank you everyone for watching this video. We will meet again with the next aspirant or next actually gate ranker और उनसे भी हम लोग मैसेज लेंगे कि किस तरह से उनकी स्ट्रेटजी थी और क्यों वो सक्सेस हासिल किए या क्या कमी रह गई जिसकी वजह से उनका गेट में अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं आ पाया। ओके, सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।